हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फरवरी महीने के पहले सप्ताह की करंट अफेयर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फरवरी के फर्स्ट वीक यानी कि 1 से लेकर के 7 फरवरी के बीच में करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पर इसी एक वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो बिल्कुल आसान सवाल है। जो केंद्रीय बजट होता है ये हर साल की पहली फरवरी को भारत के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो इस समय भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। तो इन्होंने ही हाल ही में देश का केंद्रीय बजट पेश किया है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार कौन सी बार देश का केंद्रीय बजट पेश किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपना पहला बजट पेश किया था साल 2019 में। उसके बाद फिर 2020 में, फिर 2021 और अभी 2022 में इन्होंने चौथी बार अपना बजट पेश किया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ पर जो केंद्रीय बजट 2022-23 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे। तो इसी तरीके से आपको वीडियो को ध्यान से देखते चलना है। यहाँ पर देखिए, अगला सवाल पूछा गया है, हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पर आप देखकर समझ गए होंगे, जो मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है अब इसको नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने होशंगाबाद जिले का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसी के साथ होशंगाबाद जिले में ही एक शहर है जिसका नाम है बाबई। तो इस बाबई नाम के शहर का नाम कर दिया गया है माखन नगर, क्योंकि यहीं पर भारत के सुप्रसिद्ध कवि माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। तो बाबई का नाम हो गया है माखन नगर और होशंगाबाद जिले का नाम हो गया है नर्मदापुरम। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में नीदरलैंड के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो नीदरलैंड जो कि एक यूरोपियन देश है, यहाँ पर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है एक महिला को जिनका नाम है रीनत संधू। तो रीनत संधू जो है ये यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड में भारत की अगली राजदूत होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज में भारत के नए राजदूत या फिर उच्चायुक्त बने हैं। जैसे कि नीदरलैंड के अंदर रीनत संधू को बनाया गया है, और जो टोंगा कंट्री है ये हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी था, क्योंकि यहीं पर हाल ही में हुंगा टोंगा ज्वालामुखी जो है वहाँ पर भयंकर विस्फोट हुआ था। तो टोंगा कंट्री के अंदर भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे पलानी स्वामी सुब्रमण्यम कार्तिकेयन। फिर इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का नया निदेशक किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो एनसीईआरटी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, अब इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी से पहले थे ऋषिकेश सेनापति, लेकिन अब इनकी जगह ली है दिनेश प्रसाद सकलानी ने। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ऑप्शन ए में लिखा है दिलीप संघानी, ये इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। और जो अलका उपाध्याय ऑप्शन डी में लिखा है, ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी है। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत, क्योंकि भारत ने ही कोविड-19 के खिलाफ दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन बनाई थी, और इस वैक्सीन का नाम है जाइकोव डी। और आपको ध्यान रखना है, ये जो जाइकोव डी नाम की वैक्सीन है इसको बनाया है जिस भारत की कंपनी ने, उसका नाम है जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला नाम की जो कंपनी है ये अहमदाबाद में बेस्ड है, और इसी ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन बनाई है जाइकोव डी। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो होता है ये किसी भी खिलाड़ी को उसकी सर्वश्रेष्ठ खेल भावना के लिए दिया जाता है। तो साल 2021 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को। आईसीसी के द्वारा जो अवार्ड्स अनाउंस किए जाते हैं, तो 2021 के लिए बाकी सारे अवार्ड्स पहले ही अनाउंस कर दिए गए थे, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है ये अब अनाउंस किया गया है। तो जो बाकी के अवार्ड्स हैं उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 दिया गया है डेरिल मिशेल को। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है?
तो हाल ही में एक पुस्तक रिलीज की गई है जिसका टाइटल है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो ये भारत के मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के ऊपर लिखी गई है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया था। तो ये जो किताब है इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। इस किताब में जो नीरज चोपड़ा है उनके बचपन से लेकर के इस उपलब्धि को हासिल करने तक का सफर बताया गया है। तो ये जो पुस्तक लॉन्च हुई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में टोटल 21 झांकियों को शामिल किया गया था, जिसमें से 12 झांकियां भारत के अलग अलग राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की थी और बाकी जो 9 झांकियां हैं वो भारत के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की थी। तो इस बार जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की 12 झांकियां थी उसमें सबसे बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। इस बार जो उत्तर प्रदेश की झांकी निकाली गई थी वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम और काशी विश्वनाथ धाम की थीम पर आधारित थी। वहीं जो 9 मंत्रालय या फिर विभागों की झांकी थी उनमें सबसे बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया है 2 झांकियों को संयुक्त रूप से, एक तो शिक्षा मंत्रालय की और दूसरा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी को। तो इन दोनों झांकियों को संयुक्त रूप से यहाँ पर बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि राज्यों की झांकी में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किसको मिला है? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा गणतंत्र दिवस 2022 की परेड से रिलेटेड जो अन्य पुरस्कार दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि तीनों सेनाओं में से सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का सम्मान दिया गया है भारतीय नौसेना को। इसके अलावा जो भारत की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं और अन्य सहायक बल हैं उनके बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को। यानी कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनमें से बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट का पुरस्कार दिया गया इंडियन नेवी को और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनमें से सबसे बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट का पुरस्कार दिया गया CISF को। और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि राज्यों के अंदर ये पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर दूसरे स्थान पर था कर्नाटक और तीसरे स्थान पर था मेघालय की झांकी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी कि CDRI ने ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए कौन सी किट विकसित की है? तो कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके परीक्षण के लिए हाल ही में CDRI ने एक कोविड-19 किट विकसित की है जिसका नाम रखा गया है इंडिकोव ओम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो CDRI है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक लैब है जो कि लखनऊ के अंदर स्थित है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसी ने इंडिकोव ओम नाम की कोविड-19 किट विकसित की है जो कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने में सक्षम है। और इसके अलावा ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक और किट विकसित की गई थी जिसको विकसित किया था टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स ने। उस कोविड-19 किट का नाम है ओमीश्योर। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना। हाल ही में केंद्र सरकार ने LIC के अध्यक्ष MR कुमार के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो जो भारतीय जीवन बीमा निगम है यानी कि LIC, इसके अभी के समय अध्यक्ष हैं MR कुमार और हाल ही में इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। LIC का मुख्यालय है मुंबई के अंदर और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के किस गांव में स्थापित किया जाएगा? तो पूरे भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के लम्हेटा नाम के गांव में स्थापित किया जाएगा जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहीं पर पूरे भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा। इसका मेन मकसद होगा कि जो भारत के अंदर जियोलॉजिकल साइट्स हैं उनका संरक्षण करना। तो याद रखिएगा ये पहली बार बनेगा जबलपुर के लम्हेटा में और इसको बनाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस पार्क को बनाने में लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 1 फरवरी 2022 को भारतीय थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो देखिए भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख बने हैं इनका नाम है मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इनसे पहले थे CP मोहंती, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं तो अब नए बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे।
हाल ही में लॉन्च पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किरण बेदी। तो हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका टाइटल है फियरलेस गवर्नेंस, और इस किताब को लिखा है पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने। तो जो किरण बेदी हैं ये 5 सालों तक यहाँ पर पुदुचेरी की उपराज्यपाल रही, तो इनके इसी कार्यकाल के ऊपर ये किताब लिखी गई है जिसका टाइटल है फियरलेस गवर्नेंस। जनवरी 2022 में इनमें से कौन सी आईपीएल फ्रेंचाइजी देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है? तो भारत के अंदर पहली बार कोई स्पोर्ट्स कंपनी एक यूनिकॉर्न बन चुकी है, यानी कि उसकी वैल्यू $1 बिलियन से ऊपर हो गई है। यह है चेन्नई सुपर किंग्स। आपको पता होगा 2021 सीजन में आईपीएल का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने ही जीता था, और अब तक जो आईपीएल के 14 सीजन हो चुके हैं उनमें से 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। तो ये जो आईपीएल टीम है ये भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गई है। नीदरलैंड में आयोजित टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीत लिया है? तो हाल ही में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2022 का आयोजन किया गया 14 से लेकर के 30 जनवरी 2022 तक, और इस टूर्नामेंट में 2 अलग अलग इवेंट्स थे, मास्टर्स वर्ग और चैलेंजर्स वर्ग। मास्टर्स वर्ग का खिताब जीता है नॉर्वे के महान शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने, जो कि आज के समय विश्व चैंपियन है शतरंज में। और यहाँ पर चैलेंजर्स वर्ग का खिताब जीता है भारत के चेस खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। और यहीं अगर आपसे चैलेंजर्स वर्ग का पूछा जाता तो आंसर हो जाता अर्जुन एरिगेसी। हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो देखिए हाल ही में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया, जो कि पुरुषों का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप था। इसकी मेजबानी की है वेस्ट इंडीज की टीम ने, और इसका आयोजन किया गया था 14 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी 2022 तक। इस टूर्नामेंट के अंदर विजेता बना है अपना भारत, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत ने 5वीं बार ये टूर्नामेंट जीता है, और भारत ने यहाँ पर फाइनल में हराया इंग्लैंड को। तो अब देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा करके 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा अपना भारत। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कौन से राज्य के अंदर स्थापित किया गया है? तो ग्राफीन जो है ये कार्बन का एक अपर रूप है, यानी कि एलोट्रॉप है। यानी कि कार्बन जो है ये कई सारे रूपों में पाया जाता है जिनको कार्बन के एलोट्रॉप्स कहा जाता है, जैसे कि डायमंड, कोयला, ग्रेफाइट या फिर ग्राफीन। तो उन्हीं में से ग्राफीन जो है ये भी कार्बन का ही एक रूप है। तो इसके लिए एक इनोवेशन सेंटर भारत में पहली बार बनाया गया है केरल राज्य के अंदर। अगर आपसे ये पूछें कि केरल में ये कहाँ पर बना है, तो याद रखिए केरल के त्रिशूर में इसको स्थापित किया गया है। बीजिंग में शुरू हुए शीतकालीन ओलंपिक 2022 में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो विंटर ओलंपिक्स 2022 की शुरुआत हो चुकी है। 4 फरवरी से इसका आयोजन शुरू हुआ था और ये 20 फरवरी तक चलेगा। तो इस टूर्नामेंट के अंदर भारत के सिर्फ एक ही खिलाड़ी शामिल हुए हैं जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, और ये जम्मू कश्मीर के एक अल्पाइन स्कीइंग के प्लेयर हैं जो कि 2 इवेंट्स के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। 2022 के विंटर ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन किया जा रहा है चाइना की राजधानी बीजिंग में। और दोस्तों आपको बता दूं कि बीजिंग जो है ये पहला शहर बना है जिसने विंटर और समर ओलंपिक्स दोनों का आयोजन किया है, क्योंकि इससे पहले सन 2008 में यहाँ पर जो नॉर्मल समर ओलंपिक गेम्स होते हैं वो भी यहाँ पर आयोजित किए गए थे, और इस साल यहाँ पर विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोजन किया जा रहा है 4 से लेकर के 20 फरवरी 2022 तक। इस बार मेजबान शहर है चीन की राजधानी बीजिंग। इसका शुभंकर बनाया गया है बिंग ड्वेन ड्वेन को, बिंग ड्वेन ड्वेन। इसका जो मोटो है यानी कि आधिकारिक नारा है ये है एक साथ एक साझा भविष्य के लिए, यानी कि टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। और ये जिस स्टेडियम में खेला जा रहा है ये है बीजिंग नेशनल स्टेडियम। वैसे आपको बता दूं कि भारत ने इस विंटर ओलंपिक गेम्स में जो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी है उससे बाइकआउट किया था।
6 फरवरी को सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। आपको बताना है कि उन्हें कौन से साल में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हो गया है। इनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न प्रदान किया गया था सन 2001 में। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लता मंगेशकर जी ने लगभग 30 से भी ज़्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए हैं और लगभग 8 दशक तक इनका लंबा करियर रहा है। तो संगीत के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए साल 2001 में इनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था। अब यहाँ पर आपको बताना है कि 6 फरवरी 2022 को भारत की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 92 ईयर्स। लता मंगेशकर जी के अगर हम जीवन की बात करें तो इनके बचपन का नाम था हेमा मंगेशकर। ये भारत की एक मशहूर पार्श्व गायिका थी और एक संगीतकार भी थी। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इनका जन्म हुआ था और अभी 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में मुंबई में इनकी डेथ हो गई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इनके सम्मान में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था 6 और 7 फरवरी को, और महाराष्ट्र की सरकार ने 1 दिन यानी कि 7 फरवरी के दिन राजकीय शोक घोषित किया था। लता मंगेशकर को कई सारे उपनाम मिले हैं जैसे कि क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और वॉइस ऑफ मिलेनियम। अगर हम पुरस्कारों की बात करें तो लता मंगेशकर जी को कई सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। यहाँ तक कि लता मंगेशकर जी के नाम पर कई सारे राज्य सरकारें भी पुरस्कार देती हैं। तो लता मंगेशकर जी को जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार मिले हैं उनमें से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड्स ने यहाँ पर इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया था। इसके अलावा भारत सरकार ने देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया था इनको साल 1969 में। देश का जो सबसे बड़ा सिनेमा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये इनको दिया गया था साल 1989 में। और फिर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो कि महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ये इनको दिया गया था 1997 में। फिर इसके बाद पद्म विभूषण जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये इनको दिया गया था साल 1999 में। और फिर फाइनली भारत रत्न जो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये इनको दिया गया था सन 2001 में। इसके अलावा फ्रांस जो कंट्री है, इन्होंने भी अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था जिसको बोलते हैं नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर। तो ये इनको दिया गया था सन 2007 में। तो भारत की मशहूर गायिका और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हो गया है। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से कौन से शहर के अंदर 216 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में श्री रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। जो श्री रामानुजाचार्य थे ये 11वीं सदी के एक महान संत और सोशल रिफॉर्मर थे। तो इनकी हाल ही में 1000वीं जयंती मनाई गई थी और इसी अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में विजिट किया था और इसी दौरान इन्होंने इनकी 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यहाँ पर आपको बता दूं कि बैठे हुए मुद्रा में ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची स्टैचू है और बैठे हुए मुद्रा में ही दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है थाईलैंड के अंदर जो कि महात्मा बुद्ध की स्टैचू है और उसकी हाइट है 302 फुट। तो यहाँ पर जो श्री रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का निर्माण किया गया है, इसकी ऊंचाई है 216 फुट। 4 फरवरी को दुनिया भर में इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विश्व कैंसर दिवस। तो कैंसर रोग की रोकथाम और इसके उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल की 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और इस बार के विश्व कैंसर दिवस की थीम रखी गई है क्लोजिंग द केयर गैप, क्लोजिंग द केयर गैप। और देखिए यहाँ पर आपसे इसी क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है कि विश्व कैंसर दिवस 2022 का विषय क्या है। तो इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे की थीम रखी गई है क्लोजिंग द केयर गैप। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो स्पोर्ट्स जगत में एक काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो साल 2022 के लिए लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जो है
इसमें भारत के नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। जो लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड दिए जाते हैं ये कई सारी कैटेगरी में दिए जाते हैं और उन्हीं में से एक है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर। ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने स्पोर्ट के अंदर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। तो साल 2022 के लिए इस कैटेगरी में दुनिया भर के टोटल 6 खिलाड़ियों को नामित किया गया है, जिनमें से एक भारतीय हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। तो भारत के मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी और टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को यहाँ पर नामांकित किया गया है। और इस तरीके से जो नीरज चोपड़ा हैं ये लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि इनसे पहले सचिन तेंदुलकर और विनेश फोगाट को ऑलरेडी नामांकित किया गया था। इंडिगो एयरलाइंस के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिगो एयरलाइंस जो है जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है, अब इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं राहुल भाटिया। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 पुरुष एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने 1000 पुरुष ओडीआई मैच खेले हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 1000वां ओडीआई मैच खेला है और इसी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम 1000 पुरुष ओडीआई मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जो अपना 1000वां पुरुष ओडीआई मैच खेला है ये भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है, जो कि अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और इस टूर्नामेंट में भारत के कप्तान थे रोहित शर्मा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मानवाधिकारों पर बनी इनमें से किस लघु फिल्म को प्रथम पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो जो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसने हाल ही में 7वीं लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया था और इस लघु फिल्म प्रतियोगिता के अंदर प्रथम पुरस्कार जीता है स्ट्रीट स्टूडेंट नाम की फिल्म ने। तो स्ट्रीट स्टूडेंट नाम की जो शॉर्ट फिल्म है इसको यहाँ पर प्रथम पुरस्कार दिया गया, जिसमें 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया है। हाल ही में डीटीएच प्लेटफॉर्म टाटा स्काई ने खुद को किस नए नाम से रीब्रांड किया है? यानी कि आपको बताना है कि डीटीएच प्लेटफॉर्म टाटा स्काई का नया नाम क्या हो गया है। तो अब टाटा स्काई को बोला जाएगा टाटा प्ले। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब टाटा स्काई को टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा। और साथ ही आपको बता दूं कि अब टाटा स्काई पर जो ओटीटी कंटेंट है उसको भी यहाँ पर पेश किया जाएगा और उसके लिए टाटा स्काई ने नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए निम्न में से कौन से शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शेरा। तो शेरा जो कि एक लायन है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए शुभंकर बनाया गया है। इसका मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के बारे में जागरूक किया जाए ताकि इस बार के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके। और याद रखिए इस बार जो पंजाब के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसके लिए 20 फरवरी को एक ही चरण में मतदान होंगे। पंजाब के अंदर विधानसभा सीटों की संख्या है टोटल 117 और सभी विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 फरवरी को चुनाव होंगे और रिजल्ट डिक्लेयर होंगे 10 मार्च को। सुपर 100 टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल जीतने वाली सबसे युवा भारतीय कौन बन गई हैं? तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि इसी साल पहली बार सुपर 100 लेवल का एक बैडमिंटन टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया गया था जिसका नाम है ओडिशा ओपन। तो यानी कि ओडिशा ओपन 2022 जो है ये पहली बार आयोजित किया गया है और इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया है भारत की उन्नति हुड्डा ने। और जो उन्नति हुड्डा हैं ये सिर्फ 14 साल की ही हैं। तो इस तरीके से ये कोई सुपर 100 लेवल का बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। सो उन्नति हुड्डा का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम पुरुष एकल की बात करें तो पुरुष एकल को जीता है किरण जॉर्ज ने। प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में आर्द्र भूमि यानी कि जो वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल मनाया जाता है 2 फरवरी को। और ये 2 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत दुनिया भर के जो वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है।
इसके बाद ये रहा अगला सवाल, इस्लामिक स्टेट के शीर्ष नेता अबू इब्राहिम इनमें से कौन से देश के अंदर अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन के दौरान मारे गए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीरिया। तो सीरिया के अंदर जो एक आतंकवादी संगठन है इस्लामिक स्टेट, इसके जो शीर्ष नेता थे यानी कि जो सुप्रीम लीडर थे अबू इब्राहिम, इनको हाल ही में अमेरिकी रक्षा बलों ने एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान मार गिराया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया भर में जो वेटलैंड्स हैं उनके संरक्षण के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस बार के विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर भारत के 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया है। तो अब इनको रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये 2 रामसर स्थल नए कौन से बने हैं? एक तो है खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य जो कि है गुजरात में, और दूसरा है बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। यहाँ पर आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर जो खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य है ये गुजरात राज्य का 4था रामसर स्थल बना है। वहीं बखीरा पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का 10वां रामसर स्थल बना है। तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 रामसर साइट्स हैं। और अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में अब रामसर साइट्स की टोटल संख्या हो गई है 49, क्योंकि इससे पहले तक थी 47 और अब 2 बढ़कर हो गई हैं 49। इनमें से कौन से देश ने दक्षिण एशिया के अंदर रामसर साइट्स का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित किया है? यानी कि सिंपली आपको बताना है कि दक्षिण एशिया के अंदर जो सारे कंट्रीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन से देश के अंदर स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भारत। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर 49 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, तो ये पूरे दक्षिण एशिया के अंदर किसी भी देश में सबसे ज़्यादा है। 2 फरवरी 2022 तक भारत के अंदर कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो अब भारत के अंदर टोटल रामसर साइट की संख्या हो गई है 49। तो इस तरीके से आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किस भारतीय को वर्ष 2021 में उनके प्रदर्शन के लिए वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वर्ल्ड गेम्स नाम की एक संस्था है जो कि हर साल वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार देती है। तो साल 2021 के लिए दिया गया है भारत के PR श्रीजेश को, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे कि जो PR श्रीजेश हैं ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे, हालांकि वो कोविड-19 के चलते 2021 में हुए थे, उसमें भारत ने 41 सालों के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। तो 41 सालों के बाद भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक गेम्स के अंदर कोई मेडल मिला, तो इसमें काफ़ी बड़ा योगदान था PR श्रीजेश का। तो इनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए इनको हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि अब तक सिर्फ 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर दिया गया है भारतीयों को। एक तो इससे पहले 2019 में दिया गया था रानी रामपाल को, और अभी 2021 के दिया गया है PR श्रीजेश को। तो ये दूसरे भारतीय हैं। सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रमेश देव का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य से थे। तो भारत के मशहूर बॉलीवुड एक्टर जिन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया था, जैसे कि आनंद। तो आनंद एक मशहूर मूवी है जिसमें इन्होंने काम किया था, तो इन्हीं की हाल ही में डेथ हो गई है। ये थे महाराष्ट्र से। भारत की जो स्पेस एजेंसी है यानी कि इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो ये इस वर्ष के किस महीने में मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करेगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रयान 2 जो था इससे पहले वो साल 2019 में भेजा गया था। उसमें 3 चीज़ें थी, एक तो ऑर्बिटर था, दूसरा था लैंडर और तीसरा था रोवर। तो ऑर्बिटर तो अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जो लैंडर है ये सक्सेसफुली चंद्रमा की धरती पर लैंड नहीं कर पाया था, और इसीलिए जो चंद्रयान 2 था ये पूरी तरीके से सफल नहीं रहा। तो इस बार अब जब 2022 में ये चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाएगा तो इसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो होगा लैंडर और दूसरा होगा रोवर। इसमें ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑर्बिटर हमारा पहले से ही काम कर रहा है चंद्रयान 2 का। तो यहाँ पर इस बार लैंडर और रोवर को शामिल किया जाएगा और ये मिशन भेजा जाने वाला है अगस्त 2022 के महीने में।
सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इसको लॉन्च करने के लिए GSLV Mark 3 जो रॉकेट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको बता दूं कि इसरो के अब नए अध्यक्ष भी बन चुके हैं जिनका नाम है S सोमनाथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को टाटा स्टील के हाथों कितने करोड़ रुपए में बेचने की मंजूरी दे दी है? तो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो है ये ओडिशा के अंदर एक इस्पात मैन्युफैक्चरर कंपनी है। हालांकि ये पिछले कई सालों में काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रही है और इसीलिए सरकार इसको बेचना चाह रही है। तो इसी के लिए हाल ही में नीलामी का आयोजन किया गया था जिसमें सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी 12,100 करोड़ रुपए के साथ में टाटा स्टील ने। तो अब केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया है, यानी कि 12,100 करोड़ रुपए में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो है ये टाटा स्टील को सौंप दी जाएगी। बजट 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार डिजिटल करेंसी से इनकम पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाएगी? यानी कि डिजिटल करेंसी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उससे उनको जितनी भी इनकम होगी उसका कितने परसेंट सरकार टैक्स के रूप में वसूलेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 30%। अब इसी के साथ मैं आपको इस बार के केंद्रीय बजट 2022-23 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम टैक्स की बात करें तो इस बार टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति को कर व्यवस्था के अंदर अब ला दिया गया है, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई डिजिटल पर संपत्ति का हस्तांतरण करता है तो उससे उसको जितनी भी इनकम होगी उसका 30% सरकार कर के रूप में वसूलेगी। इसके अलावा इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है यानी कि RBI, ये इसी वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल करेंसी पेश करेगा। तो इस डिजिटल करेंसी का नाम होगा डिजिटल रूपी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 75 जिलों के अंदर 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी और इनको जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं भारत में उनके जरिए 75 जिलों के अंदर स्थापित किया जाएगा। फिर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 2022-23 के वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा, यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। फिर अगले 3 सालों के अंदर 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। अभी के समय सिर्फ 2 ही चलती हैं। अगले 3 सालों के अंदर 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। फिर अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो 9 लाख हेक्टेयर जमीन को लाभान्वित करने के लिए केन बेतवा नदी लिंकिंग जो परियोजना है उस पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है कि अब जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना है इसको कार्यान्वित किया जाएगा, जिसकी टोटल लागत है 44,605 करोड़ रुपए। हालांकि एक वित्त वर्ष के अंदर इसके लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर इसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें यानी कि शिक्षा, तो यहाँ पर इस बार के बजट में अनाउंस किया गया है कि छात्रों तक पहुँच प्रदान करने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, यानी कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और जो PM ई-विद्या कार्यक्रम है जिसके तहत 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें 12 अलग अलग टीवी चैनल यानी कि हर एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल शुरू किया गया था, लेकिन अब इसका विस्तार किया जाएगा और अब इसको 12 टीवी चैनलों के बजाय 200 टीवी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। फिर अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्थापित किया जाएगा, यानी कि एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जिसका नाम होगा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के जरिए पूरे भारत के अंदर 23 टेली मेंटल जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको स्थापित किया जाएगा। तो ये जिस प्रोग्राम के तहत होगा उसका नाम है नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत के अलग अलग मंत्रालयों को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है 2022-23 के लिए। तो यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालयों के नाम देख सकते हैं, जैसे कि रक्षा मंत्रालय को टोटल 5,25,166 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय को 1,04,277 करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय को 1,40,000 करोड़ रुपए, भारत का जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है इसको 1,99,000 करोड़ रुपए, और जो भारत का खेल मंत्रालय है इसको यहाँ पर 3,062 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंत्रालय हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। और इस बार के बजट में जो टोटल खर्च अनुमानित किया गया है ये है 39.4 लाख करोड़ रुपए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इस बार के बजट से रिलेटेड जो आपकी परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने % रहने का अनुमान है। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है वित्त वर्ष 2021-22 की। तो वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 9.2%, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कि सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट भारत में ही होने वाली है। वहीं जो अगला वित्त वर्ष होगा उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 8 से लेकर के 8.5%। वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कुल कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के अंदर टोटल 25,000 किलोमीटर नया राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ा जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 साल के दौरान नई पीढ़ी की कितनी वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो अगले 3 साल के दौरान भारत के अंदर टोटल 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। अभी के समय भारत में सिर्फ 2 ही वंदे भारत ट्रेनें चलती हैं। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। तो भारत के अंदर तेज गति से सामानों की आवाजाही सुनिश्चित हो इसके लिए भारत के अंदर टोटल 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। पीएम गति शक्ति जो मास्टर प्लान है उसी के अंतर्गत 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने % अनुमानित किया गया है। तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है यानी कि राजकोषीय घाटा ये 2021-22 के लिए अनुमानित किया गया है 6.9% और अगले वित्त वर्ष में इसको कम करके 6.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। 2021-22 के लिए 6.9% रहने वाला है और 2022-23 में इसको कम करके 6.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। समर और विंटर ओलंपिक का आयोजन करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा शहर है जहाँ पर समर और विंटर ओलंपिक गेम्स दोनों का आयोजन किया गया है। तो ऐसा एक ही शहर है और ये है चीन की राजधानी बीजिंग, क्योंकि चीन की राजधानी बीजिंग में सन 2008 में यहाँ पर समर ओलंपिक गेम्स हुए थे और अभी 2022 में यहाँ पर विंटर ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो चीन की राजधानी बीजिंग है ये समर और विंटर ओलंपिक्स दोनों का आयोजन करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। और याद रखिए इस बार जो विंटर ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं ये इसका 24वां संस्करण है। केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा मंत्रालय ने कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए इस बार के बजट में टोटल 5,25,166 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कौन सी नई योजना चलाई जाएगी। तो भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं इस बार के केंद्रीय बजट में अनाउंस किया गया है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक नई योजना चलाई जाएगी उनके विकास के लिए, जिसका नाम रखा गया है पीएम डिवाइन। और इस पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री की पहल। फिर इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर नल से जल के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो देखिए भारत के जो ग्रामीण परिवार हैं वहाँ पर पाइप्ड वाटर पहुँचाने के लिए नल से जल जो कार्यक्रम है उसके तहत 2022-23 में टोटल 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल किया जाएगा। यानी कि इस एक वित्त वर्ष के अंदर 3.8 करोड़ परिवारों में पाइप्ड वाटर पहुँचाया जाएगा और इसके लिए टोटल 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर केंद्रीय बजट 2022-23 से रिलेटेड कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए हैं। वैसे मैंने इस टॉपिक के ऊपर पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, यानी कि केंद्रीय बजट 2022-23 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सभी को मैंने वहाँ पर कवर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। फिर देखिए यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में भारत की जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई ने इनमें से किस शहर में स्थित
इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है ये महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है और क्योंकि इसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है तो इसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि इंडिपेंडेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है ये महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब इसी वीडियो पर आधारित मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 साल के दौरान नई पीढ़ी की कुल कितनी वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी। और फिर दूसरा सवाल यह है कि विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है। वर्ल्ड कैंसर डे 2022 की थीम क्या है ये आपको बताना है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग जल्द ही मिलेंगे फरवरी के 2nd वीक की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।